है कि कंप्यूटर के किस भाग को ये मुख्य सप्लाई दी जाती है। पूछा जाए कि कंप्यूटर के किस भाग को मुख्य सप्लाई दी जाती है तो उसका नाम है एसएमपीएस। क्या नाम है? एसएमपीएस, जिसका फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लायर। स्विच मोड पावर सप्लायर, दिस इज द, आप पढ़ते हैं इसके बारे में, दिस इज द मेन डिवाइस, ये मुख्य डिवाइस है जिसमें इन विच 220 वोल्ट मेन पावर सप्लाई, जिसमें हम 220 वोल्ट पावर सप्लाई इनपुट करते हैं। वो अभी चालू नहीं है, कंप्यूटर लगाना है। आगे लिखा है द पावर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आगे का कार्य कौन करता है? एसएमपीएस। अब हमारे कंप्यूटर के सभी भागों को पावर सप्लाई कौन देता है? हमने तो जो घर में आने वाली मुख्य पावर सप्लाई 220 वोल्ट की है वो हमने किसको दे दी? एसएमपीएस को। अब बाकी के भागों को सप्लाई कौन करेगा? एसएमपीएस। तो एसएमपीएस क्या करता है? प्रत्येक पर्टिकुलर भाग को मतलब मदरबोर्ड के सभी भागों में अलग अलग पावर की एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसे डिवाइड करके सप्लाई देने का कार्य करता है एसएमपीएस। अब एक छोटा सा सवाल है, क्या कभी जानकारी में किसी ने बताया हो, कंप्यूटर हमारा डीसी करंट से चलता है, डायरेक्ट करंट, जो बैटरी का करंट होता है ना, कंप्यूटर जो हमारा कार्य करता है वो डीसी करंट, डायरेक्ट करंट से करता है, बैटरी के करंट से करता है, बैटरी से डीसी तो निकलता है, तो उस करंट पे कार्य करता है। लेकिन हम लोग उसको सप्लाई कौन सी देते हैं? एसी करंट, एसी तो देते हैं। और जब एसी सप्लाई देते हैं तो ये कन्वर्ट कब हो गया? एसएमपीएस में पहुंचने के बाद। कब कन्वर्ट हुआ? एसएमपीएस में पहुंचने के बाद। सबसे पहले हमने जब एसी करंट दिया तो किसको दिया? एसएमपीएस को। एसएमपीएस ने क्या किया? उसे डीसी में कन्वर्ट करके और सभी भागों को डीसी करंट भेजता है। इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट ऑल द डिवाइसेस नीड फॉर द पर्टिकुलर डिवाइस। करंट कितना देता है? जिस डिवाइस को जितने डीसी करंट की आवश्यकता है केवल उतना ही करंट सभी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है। अगली डिवाइस का नाम है सीपीयू। कंप्यूटर का जो मुख्य भाग है वो है सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का जितना भी कार्य होता है, प्रोसेस होता है, वो सब सीपीयू के अंदर होता है। इसके 3 मुख्य भाग हैं। पहला सीयू, जिसे हम कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। दूसरा एमयू, मेमोरी यूनिट के नाम से जानते हैं। तीसरा एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। तीनों के कार्य समझ लीजिए। सीयू का जो कार्य है, कंट्रोल यूनिट का जो कार्य है, वो है कि कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन आता है, भाई आपने इंस्ट्रक्शन दिया, कोई क्वेश्चन डाला, तो जो भी इंस्ट्रक्शन आता है वो सबसे पहले सीयू के पास आता है। तो सीयू को हम एक तरह से सीपीयू का मैनेजर बोल सकते हैं। सारी कैपेसिटी किसके पास है? सीपीयू के पास। उससे नीचे लोअर में कौन आता है? सीयू। जो भी इंस्ट्रक्शन आता है सीपीयू के पास वो सबसे पहले किसको दिया जाता है? कंट्रोल यूनिट सीयू को दिया जाता है। जब कंट्रोल यूनिट को दिया गया तो वो अब डिसाइड करता है कि आप किस डिवाइस से आया है। सीयू का कार्य है इंस्ट्रक्शन को पहचानना। सीयू का कार्य है, कंट्रोल यूनिट का कार्य है इंस्ट्रक्शन को पहचानना कि किस डिवाइस, किस पर्टिकुलर डिवाइस से वो आदेश इंस्ट्रक्शन आया है, और आगे का कार्य कि वो किस डिवाइस तक जाना चाहिए। जैसे आपने प्रिंट के लिए आपने इंस्ट्रक्शन दिया, कंट्रोल पी प्रेस किया कि हमें इसका प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट का जो, अगर आपका कोई गणना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो अगर कैलकुलेशन है तो वो सीयू तुरंत ट्रांसफर करके किसको देगा? एएलयू को, क्योंकि सेकेंड यूनिट जो है उसकी, सीपीयू का जो दूसरा भाग है, महत्वपूर्ण भाग है, वो है एएलयू। एएलयू का कार्य क्या है? अरिथमेटिक और लॉजिकल गणनाओं को पूरा करने के लिए एएलयू प्रयोग होता है। तो अब हमने जो इंस्ट्रक्शन दिए, कोई कैलकुलेशन दे दिया,
जब कैलकुलेशन दे दिया तो पहुंचा किसके पास, सीपीयू के पास। उसने सीयू के पास ट्रांसफर किया कि आप इसको चेक करो कि इसका कार्य क्या है। उसने जैसे ही देखा कि यहाँ पे गणनाएं हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो उसने क्या किया, एएलयू को रेफर कर दिया। अब किसके पास वो इंस्ट्रक्शन आ गया, एएलयू के पास। तो एक के बाद आगे बढ़ा दिया आउटपुट डिवाइस की तरफ। अब लास्ट यूनिट, 3 ही भाग है सीपीयू के। पहला भाग हो गया सीयू, जो जज अ प्रोग्राम वर्क विथ मेथड, किस तरह से किस प्रोग्राम को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कैसे कार्य करना है, ये पता करता है। इसके बाद अरिथमेटिक एंड लॉजिकल क्वेश्चंस या कोई अरिथमेटिक गणनाएं हैं तो उसका कार्य, वो कार्य पूरा करता है कौन, एएलयू। अब स्टोरिंग की बात आती है। अगर हमें वो डाटा स्टोर करने की आवश्यकता है, स्टोर करने की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, क्योंकि हमने जो इंस्ट्रक्शन तैयार किए हैं, जो डाटा तैयार किया है, अगर हम उसको स्टोर नहीं करते, सपोज अगर हम उसे स्टोर नहीं करते हैं, तो फॉर द फ्यूचर यूज, भविष्य में कभी दोबारा उपयोग नहीं हो सकता, भविष्य में दोबारा उपयोग नहीं हो सकता है। तो हम लोग उसको स्टोर करके रखते हैं। इसमें एक चीज और बताई गई कि सीयू जो है, सीपीयू जो है, उसका सीपीयू का जो स्पीड है, भाई कार्य करने की क्षमता सीपीयू के पास कितनी है, स्पीड भी, तो शुरुआत 1.0 से गीगाहर्ट्ज से, मेगाहर्ट्ज से हुई थी। पहले जो सबसे कम स्पीड थी वो मेगाहर्ट्ज से शुरू हुई थी, इसके बाद गीगाहर्ट्ज में आई 1.0 गीगाहर्ट्ज। आज जो मिनिमम स्पीड, कम से कम अगर आप अपना सिस्टम यूज करते हैं तो कम से कम आपके सिस्टम की स्पीड 2.82 गीगाहर्ट्ज से कम नहीं होनी चाहिए, और इससे ऊपर हो तो बेटर परफॉर्मेंस कहलाती है। अब एक क्वेश्चन होता है कि सीपीयू की जो स्पीड है, गति है, उसको मापने की इकाई क्या है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि सीपीयू की गति किस इकाई में मापी जाती है, या कह सकते हैं सीपीयू की गति का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है। तो उसका आंसर हुआ गीगाहर्ट्ज। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट में लिखा हुआ है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आप देते हैं वो रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन देते हैं, और इसके बाद जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसे स्टोर करने की आवश्यकता होती है कि आप उसको फॉर फ्यूचर, भविष्य में उपयोग के लिए आप उसको स्टोर कर लें, ताकि दोबारा आप उसका उपयोग कर सकें। ठीक, अब टॉपिक आपका नया आया, मेमोरी। नया टॉपिक आया मेमोरी। मेमोरी क्या है, हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे मेमोरी में साधारण हमने उस दिन बताया था आपको कि मेमोरी जैसे इंसान के पास दिमाग होता है, दिमाग की जरूरत होती है, सब तो नहीं रख सकता, कुछ बातों को, कुछ जानकारी को स्टोर करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। उसी प्रकार कंप्यूटर में संपूर्ण जानकारी, होल इंफॉर्मेशन, संपूर्ण जानकारी स्टोर करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, मेमोरी की आवश्यकता होती है। अब पढ़ते हैं मेमोरी। मेमोरी 2 प्रकार की होती है। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी, पहले इनके नाम है। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी एक उदाहरण छोटा सा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कहीं हमने एक बैग होता है ना, कहीं आप घरों में आप सब लोग एक स्टोरिंग के लिए बुक्स जहां स्टोर करके रखते हैं, कोई अलमारी वगैरह भी बनाए होंगे, है ना, कि यहाँ पे हमारी सारी कॉपी किताबें, पेन, जो भी है, रजिस्टर वगैरह, है ना। ऐसा तो नहीं है, बाकी अब आज मॉडर्न की वजह से कोई नहीं रखता है, बाकी पहले का यही नियम था कि अगर आपका रफ रजिस्टर भर भी गया तो उसको भी सुरक्षित रखते थे अपने लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि कभी जरूरत पड़े तो हम उसको देख सके कि हमने पिछले जीवन में क्या पढ़ा। ठीक है, इसके बाद तो अब नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी रखना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि उसको सुरक्षित रखना चाहिए। जो आपने कोई भी चीज अगर आपने पढ़ी है, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको स्टोर करके रखना चाहिए। अब तो किताबें दान कर दी जाती हैं,
हमने पढ़ा, आपका भी भला हो, है ना। तो प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण क्या है? जैसे आप टेबल में बैठ के चेयर में बैठे हैं, टेबल में कॉपी किताबें रख के पढ़ रहे हैं, तो टेबल में आपके पास पढ़ने के लिए कई सब्जेक्ट हैं। आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी पढ़ रहे हैं उसकी बुक खुलाएं उस समय। जब आप उसको पढ़ लेंगे फिर दूसरा, अब बीच में बैठ जाएं और सारे सब्जेक्ट ना होता है। हाँ, एक काम होता है, कभी आवश्यकता पड़ने पर दूसरा सब्जेक्ट भी ले लेते हैं तो बहुत ज्यादा होगा, 2-3। अब अगर सिंगल की बात करें तो एक ही सब्जेक्ट से जुड़े तो 1, 2, 3, 4 किताबें रजिस्टर हो सकती हैं। मैथ है, मैथ में आप फार्मूले का रजिस्टर अलग बनाए हुए हैं, रफ रजिस्टर अलग बनाए, फेयर अलग बनाए, तो 3 हो गए ना। सबको तो ओपन करके रखेंगे। तो कार्य जितनी देर हम कर रहे हैं तो वो टेम्परेरी है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी है वो हमारा टेम्परेरी वर्क करती है, वो उस उतनी देर आपके साथ रहती है, उतनी देर आपका कार्य करती है जितनी देर आप उस एप्लीकेशन को खोल, अपनी सारी एप्लीकेशन सभी कॉपी किताबें उठा के साइड में रख दिया। इसी प्रकार कंप्यूटर में एक टेम्परेरी स्पेस होता है। इसी प्रकार कंप्यूटर में एक टेम्परेरी स्पेस होता है। जैसे आपने नोटपैड ओपन किया तो वो टेम्परेरी स्पेस में नोटपैड का एप्लीकेशन